क्राइटेरिया आता है हमारा बोरोड कैपिटल का, वो है हमारा डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स पे पैसे आते कैसे हैं। अगला है सिक्योरिटी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में लिखा गया कंपनी एक्ट के, आपको जो भी पैसा मिल रहा है, बट ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब यहाँ पर अगर रेगुलेशंस के अंदर ही आता हो, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स होता ही है, कंपनीज को पैसे का रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो सर, कंपनी को रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है। लेकिन अगर ये सारी चीजें इशू नहीं करनी है तो हम आपको क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिपॉजिट ले सकते हैं। किसी कंपनी से थोड़ा टाइम के लिए चंदा ले लिया, बदले में इंटरेस्ट देंगे, लेकिन उसका टाइम लिमिट बहुत कम होता है, 6 महीने से लेकर 36 महीने से। मैंने डिबेंचर से कवर किया था कि 6 महीने 36 महीने, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं लोन मांगने के। 5 साल 10 साल की हो सकती है, 6 महीने से तो डिपॉजिट हमेशा 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स के अंदर ही होता है, बदले में रिटर्न होते हैं। अच्छा, अब जब इशू करते हैं, डिपॉजिट इशू किया जाता है, डिपॉजिट रिसिप्ट या फिर डिपॉजिट आता है, तो वो कैसे आएगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी दे सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है कंपनी को, कोई बैंक दे सकता है पैसा, कोई कंपनी किसी कंपनी को लोन दे सकती है। उसके बाद आता है आपका कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर जैसे ट्रेड क्रेडिट हो गया, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे भी आप पैसा मांगते हो। कोई फॉरेन कंट्रीज आपको पैसा दे रही है, कोई फॉरेन बैंक्स आपको पैसा दे रहा है, कोई फॉरेन गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, तो भी डिपॉजिट कंसिडर किया जाता है। फिर आता है आप बॉन्ड के सहारे भी पैसा ले सकते हो, ट्रस्ट के सहारे भी पैसा ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट। यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है डिपॉजिट हो गया, अगेन बॉन्ड्स आता है। बॉन्ड्स होता है, बॉन्ड कंपनी इशू करती है 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल तक, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इशू करती है, बदले में क्या देती है, इंटरेस्ट। उसके बाद कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं बॉन्ड्स होल्डर्स, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है रीपेमेंट। जैसे टाइम पीरियड खत्म होगा, 5 साल 10 साल 15 20 25 जो भी दिया खत्म होगा, विथ इंटरेस्ट वो आपको बॉन्ड्स इशू रीपेमेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट तो मिल रहा है आपको, लेकिन लास्ट में पैसा भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट में पूरा मिल जाएगा। लेकिन कंपनी के लिए बॉन्ड होल्डर लाइबिलिटीज ही होते हैं, डिवेंचर होल्डर अगेन लाइबिलिटीज होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो, फिर आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। कमर्शियल पेपर्स किसी भी कंपनी के लिए पैसा तो देती है बराबर, लेकिन किस फॉर्म में पैसा देती है वो हम इस क्वेश्चंस में डिस्कशन करने वाले। पहला आता है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, देखो आपका करंट अकाउंट होल्डर है, आप बिजनेस में आपका करंट अकाउंट होल्डर है, तो अगर आपके अकाउंट में पैसा ना हो, बैंक आपको एक सर्टेन लिमिट दे देगा, आप इतना विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इतने स्पेसिफिक टाइम के बाद हम आपको, आपका पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये किसको मिलता है, सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को। सेकंड आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट सेम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसा ही होता है, यहाँ पे भी लिमिट मार्जिन होती है, लेकिन फिर ओवरड्राफ्ट जैसा ही सेम होता है, लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में आपको एक मार्जिन सेट किया रहता है, जहाँ पे आप पैसा टाइम के पहले पे करते हो, एक 45 डेज का पैनल होता है, उसमें पैसा आप पे आउट कर रहे हो। लेकिन कैश क्रेडिट में होता है कि आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, लेकिन एक सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है, जब आप पे कर दोगे वो सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। फिर आता है कैश लोन्स। कैश लोन जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा जो आपने लोन उठाया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते बैंक को, और लोन सैंक्शन भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर ही होता है, और आप टाइम टू टाइम उसका इंटरेस्ट पे करते हो और पे ऑफ करके निकलते हो। लेकिन ये सब होती है चीज़ें कब, जब आपको एमरजेंसी फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है तब। उसके बाद आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इसमें होता क्या है, आप ड्रॉवर है, मैं ड्रॉवर, मतलब आप सेलर है, मैं बायर हूँ, मैंने कुछ खरीदा, कुछ खरीद के बेचा, पैसा मिला क्या, सर नहीं मिला, पैसा फ्यूचर पेमेंट में होगा। फ्यूचर पेमेंट में अगर पैसा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, आपने बिल बनाया, बिल साइन करके मेरे पास ले ले, अब मुझे पैसे का रिक्वायरमेंट है, पैसा मैं मांग सकता हूँ क्या, सर नहीं, क्यों, क्योंकि जो मेरा बायर था उसने क्लियरली मेंशन किया था कि मैं सर 3 6 महीने के बाद ही पैसा आपको दूंगा। तो इस टाइम पे अगर जब मुझे इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट, तो मेरे पास एक ही मेरा माई बाप है, वो है मेरा बैंक।
मैं बिल लेकर जाकर अपने बैंक को डिपॉजिट कर दूंगा, बोलूंगा देखा ये 1 लाख का बिल था, 6 महीने में पैसा मिलेगा। बैंक क्या करेगा, बैंक अपने हिसाब से अपना चार्जेस डिडक्ट करेगा, 10-5% डिडक्ट करेगा एंड बाकी का अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में दे देगा। देखो इसमें पैसा नहीं मांगा है, बस मेरे पास जो एसेट पड़ा था वो मैंने बैंक को जाके दे दिया। वो बिल जो था वो मैंने एक तरह का एसेट, इसका पैसा मुझे फ्यूचर में बस मैंने बैंक को दिया, बैंक ने डिस्काउंट करा के मुझे दे दिया। मतलब टाइम के पहले उस पैसे को मैंने सिर्फ क्रेडिट करवा के लिया अपने अकाउंट में, बाकी कुछ नहीं। पैसा पैसा ही था मेरा। दैट इज फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ज़्यादा क्लियर है? अगेन अगेन, ट्रेड क्रेडिट होता है, ट्रेड क्रेडिट हर बिजनेस का रूल्स होता है। अगेन ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा कि काम होता है, ट्रेड क्रेडिट में होता है क्या, जैसे अगर मेरा दुकान है, मैं गुड अपने दुकान में गुड्स भर रहा हूँ तो कहीं से तो लाता रहूँगा, मेरा भी सप्लायर है। अच्छा उससे खरीद के लेके आया, मेरे दुकान में गुड्स आए, मेरे दुकान के बाद किसी कंज्यूमर के पास जा रहा है। अब देखो पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा गंदे में नहीं है, कैश में नहीं है, तो क्या करें, बाहर चलता है। अब मैंने खरीदा, मेरे सप्लायर से तो उसको बोला कि पैसा बाद में दूंगा। मेरा जो कंज्यूमर था वो मेरे को बोला कि पैसा बाद में दूंगा। बाद में दूंगा मतलब फ्यूचर पेमेंट में, जब वो पैसा कंज्यूमर मेरा पैसा मेरे को देगा तब जाके मैं अपने सप्लायर को पैसा दूंगा। दैट इज कॉल्ड रोलिंग प्रोसेस। ट्रेड ऐसे ही चलता है, हर बिजनेस का धंधा ऐसे ही चलता है कि जहाँ पे आप पैसे को रोल करते हो, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। यहाँ तक क्लियर है? और अगर टाइम के पहले पैसा दे भी रहे हो तो डिस्काउंट मांगने का हक दोनों एंड है, जिससे मेरा कंज्यूमर मांगेगा और मैं अपने सप्लायर से मांगूंगा। यहाँ तक क्लियर है? सबसे लास्ट क्वेश्चन पूरा टॉपिक का है, लेकिन इस टॉपिक में आपको सिर्फ याद रखना है कि क्वेश्चन है बॉर्डर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं और कैसे फंडिंग दिया जाता है। एक फ्लो चार्ट है आपके सामने, देखो पहला है डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स मतलब जहाँ पे आप आके किसी इंडस्ट्री को डेवलप करते हो, वो सारे बैंक्स देखो, अगर आपके सामने इतने सारे बैंक्स के नाम्स पड़े हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्री छोटे मोटे बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम करती है, लोन देने का काम करती है। फिर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, ये इंस्टीट्यूशन करके आपको कितनी फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। जैसे देखो रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनीज आपके जो भी इंडस्ट्रीज है उसको कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, किस बड़े स्केल पे लेके आना है, उसमें जो पैसा लगने वाला है उसका काम करते हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, आपके किसी बैंक में, किसी कॉर्पोरेशन में, किसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं, वो ये बैंक करता है। देखो तीन ही, LIC, UTI, देन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी डिसाइड करती है कि इन्वेस्ट कौन से सेक्टर्स में करना चाहिए जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकता है उनके एंड से, और कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। याद क्लियर है? फिर आता है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDC, जहाँ पे स्टेट लेवल को कैसे डेवलप किया जाता है, क्या IT पार्क बनने चाहिए, कौन से बैंक से ज़्यादा फंडिंग रिक्वायरमेंट है, कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा फंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो स्टेट लेवल देखता है। उसके बाद अब आगे है अमेरिकन ग्लोबल डिपॉजिट्स। कैसे होता है, अगर मान लो आप कहीं आप फॉरेन में हो लेकिन आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, लेकिन क्या है, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपके अमेरिका में आपका कोई स्टॉक एक्सचेंज चल रहा रहेगा, इंडिया में एक अलग स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया के अंदर जो BSE है वो एक स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अमेरिका में हमें जो भी चल रहा है, न्यूयॉर्क, नसार, जो भी चल रहा है वो उसमें आपको रजिस्टर होना जरूरी है। अच्छा उसके बाद लेकिन आपको इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसका एक मेन क्राइटेरिया क्या है, जो आपके कंट्री का मेन स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देने के बाद मुझे इस कंट्री का शेयर चाहिए। देखो वो पैसा अमेरिका में है, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर, डॉलर से पैसा इंडिया में आएगा, ठीक है, वो जो ट्रांजेक्शन करेगा वो सब डॉलर्स में करेगा। क्लियर है? अब फिर जब वो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको किसी एक थर्ड पार्टी के थ्रू जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ADR, अमेरिकन डिपॉजिटर से। देखो इंडिया का एक वो जहाँ से भी आए, अमेरिका से इंडिया आया,
तो उसको लाने के लिए एक बंदा चाहिए, एक एजेंट चाहिए, इंटरमीडियरी चाहिए, दोनों स्टॉक एक्सचेंज को कनेक्ट करने के लिए। उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। पैसा किस में डील होगा? डॉलर्स के अंदर। तो मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज और अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज दोनों को बीच में लग के कनेक्ट करने का काम किसका है? इंटरमीडियरी का है। और उस बदले में क्या मिलेगा? दोनों को रिसिप्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से उसने शेयर खरीदा, तो इस शेयर का जो रिसिप्ट है वो जाके उसको देना है, और उसने खरीद लिया, उसने पैसा दिया है, वो पता है इंडिया को चलना चाहिए। तो दोनों एंड में रिसिप्ट ट्रांसफर होंगे, तब पता चलेगा कि आपने पैसा खरीदा, पैसा लगाया है इस शेयर्स में, और आपको बदले में वो शेयर्स मिले हैं। दैट इज फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। याद रखिए। एक लास्ट और है, वो है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था 1991 में, LPG आने के बाद, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद। कि अगर आप किसी भी कंट्रीज में हो, अगर आपको इंडिया में आके पैसा लगाना है, दैट इज कॉल्ड एनआरआई। इंडिया के लिए आउटसाइड द कंट्रीज के जो मैन होते हैं, लोग होते हैं, वो होते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनको इंडिया में पैसा लगाना है, अगेन अपने अपने कंट्रीज के यहाँ पे जो भी नियर बाई कंट्रीज है, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टेड होना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको पैसा लगाना है, अगेन ADR वाला कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, आप इंडिया में हो, आप अमेरिका में हो, रिसिप्ट एक्सचेंज होंगे दोनों एंड से, देन पता चलेगा कि आपने पैसा लगाया। देखो वहां पे चलता है US डॉलर्स, कहाँ पे? अमेरिका में। यहाँ पे यूरो वगैरह जो भी है, लेकिन एक कंसिस्टिंग अमाउंट दिया हुआ है, यूरोस के जो दाव है वही चलेंगे, अपने कंट्री का करेंसी नहीं चलेगा। तो अब वहां पे भी, अब एनआरआईज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे यूज होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेकिन सिर्फ अमेरिकन वाले आके से यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे यूज होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यहाँ तक क्लियर है? सेम प्रोसीजर है, आपको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना है, एक बंदा चाहिए, इंटरमीडियरी चाहिए, दोनों आके उसको क्लैरिफाई करें कि भाई इतने शेयर्स सामने वाली कंपनी बेच रही है, इतना अमाउंट लगेगा, दोनों रिसिप्ट शेयर्स करेंगे, एंड देन जाके आप उसके परमानेंट शेयर होल्डर्स बनेंगे। जो भी शेयर होल्डर एटलीस्ट बनेंगे। वो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा शेयर होल्डर्स चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ये चैप्टर वाइंड अप होता है यहीं पे। कुछ डाउट्स है कमेंट करके बता दो, ताकि इसका रिप्लाईज आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू, बाय बाय।